हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 15 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे लिए एक नया टॉपिक है, एक नई टर्म है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड आपको एक नया सुनाई दे रहा है फ्लक्स, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। ये आपके लिए एकदम नया वर्ड है। इसको अगर आपने जान लिया तो ये पूरा लेक्चर आपके लिए आसान बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझेंगे, फिर हम अलग अलग बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे और साथ में काफी सारे क्वेश्चन भी हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फ्लक्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिलेटेड फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है सर, हमें इतनी बात पता चल गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये तो आसान बात है, इतनी बात तो हमें भी पता थी। आप ये बताओ कि ये जो वर्ड है फ्लक्स, इसका मतलब क्या होता है। इस फ्लक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। फ्लक्स होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से निकल रही है, उसे हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आई ये बात? चलो यहां पर लिखकर बताता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्लक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी अभी इसका बेसिक चल रहा है तो थोड़ा तो आपको बेसिक थ्योरी पढ़ना होगा। अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से किसी फिजिकल क्वांटिटी का कितना अमाउंट पास कर रहा है, कितना अमाउंट उसे निकल कर जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने ले ली एक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो मैंने इसी का एग्जाम्पल ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले रखा है और यहां पर मैंने एक सरफेस इस तरह से करके ले रखी है। इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रहा है, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होकर जा रहा है, यहां से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होकर जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी सरफेस से होकर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। इतनी बात आपको समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। तो हमें बस इतना एक बेसिक बात यहां से पता चली है कि किसी भी सरफेस से होकर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बेसिक बात है जो कि कोई नहीं बताता है, लेकिन आपको पता रहनी चाहिए। अब आपको फ्लक्स का मतलब पता चला, अब ये लेक्चर आपके लिए एकदम आसान बन जाएगा। इसको मिटाते हैं और अब हम अपना मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेन लेक्चर अब हम स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मेन डेफिनेशन तो मैं आपको थोड़ी देर रुककर बताऊंगा। एक मैं आपको बेसिक डेफिनेशन इसकी बनाकर बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन बन जाएगी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फ्लक्स हो जाएगा। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बेसिक डेफिनेशन पता चल जाएगी। सरफेस या फिर साथ में मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, एरिया भी लिख सकता हूं। किसी एरिया से या फिर किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर आपको दो टर्म देखने को मिली है, एक तो है सरफेस, एक है एरिया। कोई भी सरफेस होगी उसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा। यहां पर हमें एरिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, स्टार्टिंग के अभी हम 10 मिनट लेंगे और हम एरिया के बारे में जानेंगे डिटेल में, बिकॉज हमारी एनसीईआरटी ने भी एरिया के बारे में यहाँ पर डीप में डिस्कशन कर रखा है, तो हमें भी एरिया के बारे में डिस्कशन करना होगा। सर एरिया तो हमें आता है, एरिया के बारे में तो हमें सारी बात पता है। नहीं, आपको एक बात पता नहीं है एरिया के बारे में।
एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या आपको ये बात पता थी? अगर थी पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। बढ़ते हैं आगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहां पर मैंने एक स्क्वायर बना रखा है, स्क्वायर जिसकी साइड है ए, और स्क्वायर के अंदर तो हर एक साइड कितनी होती है? इक्वल होती है। तो ये वाली साइड भी होगी ये भी साइड ए, और ये भी साइड कितनी है? ए। अगर मैं आपको यहां से इस स्क्वायर का एरिया निकालने को बोलूं तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? स्क्वायर का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। कोई भी दो साइड ले लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये साइड ली मैंने और ये साइड ली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाइड बाय ए। यहां से आपने एरिया कितना निकाला? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब तक अगर मैं आपको एरिया कैलकुलेट करने के बारे में बोलता तो आप यही काम करते, यही काम तो करते। हाँ सर यही काम करते, आपने भी यही काम किया है। तो यहां पर नई बात क्या है? नई बात यहां पर यह है कि मैं आपको यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। सर एरिया में वेक्टर कहां से आ गया? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है 4 लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको वेक्टर का चैप्टर नहीं आता है तो आप मेरे वेक्टर के लेक्चर देख सकते हो। वेक्टर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो सारे मैं पूरे कर दूंगा, ठीक है। सारे के सारे डाउट मैंने सही कर रखे हैं वेक्टर से रिलेटेड। वो चैप्टर देखने के बाद आपको वेक्टर में कोई भी दूसरी चीज देखने की जरूरत है नहीं। तो एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है विच मीन्स एरिया will have both magnitude and direction। सर एरिया की डायरेक्शन भी होती है? बिल्कुल, हर एक वेक्टर क्वांटिटी की अपनी डायरेक्शन होती है। जैसे मैंने आपको यहां पर एरिया कैलकुलेट करने को बोला, आपने ये एरिया कैलकुलेट कर दिया, बट ये सिर्फ इस एरिया का क्या है? मैग्नीट्यूड है। आपको साथ में इसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। आपको कोई भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करते हो? जैसे यहां पर मैंने ये ए वेक्टर लिखा, इसको आपको आगे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले आप उसका मैग्नीट्यूड लिखते हो, साथ में आप उसकी डायरेक्शन लिखते हो। तो आप मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करते हो? ए का मोड लेते हो, साथ में आप उसका ए कैप लिखकर उसकी डायरेक्शन बताते हो। ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, साथ में ये जो आपको ए कैप दिखाई दे रहा है ये क्या करता है? एक वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो आपको इस एरिया का सबसे पहले मैग्नीट्यूड बताना होगा, फिर आपको एरिया की क्या बतानी होगी? डायरेक्शन बतानी होगी। फिर आपको एरिया की डायरेक्शन बतानी होगी। सर एरिया की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? बताता हूं आपको तरीका, आप कैसे बताएंगे। यही जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एरिया। यहां पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। इस ग्राफ के ओरिजिन पॉइंट 0,0 पर ही, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके ओरिजिन पॉइंट 0,0 पर ही मैं एक स्क्वायर रखता हूं इस तरह से करके। ये एक मैंने स्क्वायर रख दिया, यही सेम टू सेम स्क्वायर मैंने यहां पर रख दिया है। यही सेम टू सेम स्क्वायर मैंने यहां पर रख दिया है। ये स्क्वायर मैंने यहां पर रखा है, मतलब साइड कितनी है? ए है। स्क्वायर की हर एक साइड ए, ठीक है, सेम हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, इतनी बात समझ में हमको आ गई। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक। अब आपको क्या करना है? यहां पर एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है। एरिया का क्या होता है फॉर्मूला? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। पहले आपको इस एरिया का मैग्नीट्यूड बताना होगा, बाद में आपको डायरेक्शन बतानी होगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये भी बताता हूं आपको। पहले आप इसका मैग्नीट्यूड बताओ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। आप एक काम करो, एक साइड लिखो, आपने ए लिखी, मल्टीप्लाइड बाय आपने दूसरी साइड लिख दी। इनको भी आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। सर इनको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखें? देखो ध्यान से, ये आपको कौन सी एक्सिस में दिखाई दे रही है? ये आपको कौन सी एक्सिस में दिखाई दे रही है? ये देखो आपको एक्स एक्सिस में दिखाई दे रही है। ये साइड आपको एक्स एक्सिस में दिखाई दे रही है। एक साइड मैंने ये ले ली, ये आपको एक्स एक्सिस में दिखाई दे रही है। तो इसके साथ में आप वेक्टर लगा दो, ए वेक्टर आपने लगा दिया, ठीक है। इसको आपने डायरेक्शन दे दी कि ये एक्स एक्सिस के अंदर है। ये दूसरी साइड है, ये भी किसके अंदर है? ये वाई एक्सिस के अंदर है। देख लो ये वाई एक्सिस है, इसके अंदर ये वाली साइड है, तो इसको भी आपने वेक्टर लिख दिया। इसकी भी आपको डायरेक्शन पता है, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय आपने ए वेक्टर किया, और आपको आंसर भी किस में चाहिए? वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए। आप यहां पर क्या कर रहे हो? ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर कर रहे हो, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड कर रहे हो, और आपको आंसर भी वेक्टर फॉर्म में चाहिए। जब आप दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दो तरीके होते हैं, या तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो या फिर आप उसका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्टेंट आता है, जो आंसर आता है, वो किसके अंदर आता है? स्केलर फॉर्म में आता है।
और क्रॉस प्रोडक्ट करने पर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट से करने पर जो आंसर आता है वो वेक्टर फॉर्म में ही आता है। यहां पर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर भी हमको वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए, आंसर भी हमको कैसे चाहिए, वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। समझ में आई इतनी बात? हाँ सर इतनी बात समझ में आई। और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वो आता है आर वेक्टर इक्वल टू इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो मैंने आर वेक्टर का रिजल्टेंट लिया। रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड देना है। कैसे आता है, आपको लिखना होता है ए बी साइन थीटा। जब कोई वेक्टर है, एक तो ए वेक्टर, दूसरा है वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों का हमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस तरह से आता है ए बी साइन थीटा। इतनी बात पता है, वेक्टर का इतना बेसिक पता है? हाँ सर इतना बेसिक पता है, हमने आपसे पढ़ा है, या फिर किसी और भी टीचर से पढ़ा होगा तो आपको डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इतनी बातें तो पता होगी। ठीक है, अब आप एरिया का जो रिजल्टेंट निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मोड, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? आप किसी भी वेक्टर को शो करते हो, सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड बताते हो, तो आपने एरिया का मोड लिखा, एरिया का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इनका आपको वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, इसका आपको क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। कैसे लिया जाता है, ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है आंसर, ए बी साइन थीटा। तो आप पहले टाइम लिखो ए, दूसरे टाइम बी के अंदर आपको क्या लिखनी है, ए ही लिखनी है, सेम है। साथ में आपने क्या लिखा, साइन थीटा, एंगल बताओ कितना है, एक साइड हमने ये ली थी, दूसरी साइड हमने ये ली थी, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। स्क्वायर के अंदर चारों ही एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के, तभी तो 360 डिग्री बनेगा। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। जरूरी नहीं आप यही दो साइड लो, आप स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हो, कोई भी दो साइड ले सकते हो। जैसे मैं ये साइड भी ले सकता था, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ और ये भी साइड ले सकता हूँ, कोई भी जो मेरी मर्जी हो वो साइड में ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपने ए लिखा और साथ में साइन के अंदर आपने क्या लिखा, 90 डिग्री एंगल लिख दिया। ये देखो इन दोनों साइड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो आपको यहां से एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिल गया, ए का स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। यहां से आपको एरिया कितना मिल गया, ए का स्क्वायर। सर ये हमने एरिया का मैग्नीट्यूड तो यहां पर भी कैलकुलेट किया था, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों है? इतनी मेहनत करने की जरूरत इसलिए है कि यहां से आपको एरिया की डायरेक्शन भी मिलेगी। मैंने बोला ना एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन हम अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, डायरेक्शन बताओ। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के अंदर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी? रिजल्टेंट हमने निकाला है, ये भी तो वेक्टर है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी? रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाली जाती है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज टेकन या फिर इज फाउंड आउट बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड की मदद से हम इस क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट के डायरेक्शन निकाल सकते हैं या फिर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैंने अपने राइट हैंड को दोनों में से एक वेक्टर की तरफ किया, इस वेक्टर की तरफ कर लिया। फिर अपनी ये जो मेरे राइट हैंड की जो फिंगर्स है, राइट हैंड की फिंगर, इनको मैंने एक वेक्टर की तरफ रखा और दूसरे वेक्टर की तरफ मैंने इनको टर्न कर दिया, कर्ल कर दिया, घुमा दिया। इसको मैं दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न कर रहा हूँ, इसको मैं दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कर रहा हूँ। एक वेक्टर की तरफ रखा और दूसरे वेक्टर की तरफ मैंने इसको कर्ल कर दिया, तब मेरा ये जो थंब है ना, ये आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन दे देगा। एक वेक्टर की तरफ रखा, दूसरे वेक्टर की तरफ मैंने इसको घुमा दिया, तो आपको ये जो रिजल्टेंट है इसके डायरेक्शन मिल जाएगी, ये आपको देगा मेरा थंब। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो आपको एक वेक्टर दिखाई दे रहा है, इसकी तरफ मैंने फिंगर्स को रखा, दूसरे वेक्टर की तरफ मैंने इसको क्या कर दिया, कर्ल कर दिया, तो ये जो अंगूठा ये आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन दे देगा। और यहां पर हमने एक वेक्टर लिया था साइड ए, दूसरे वेक्टर हमने क्या लिया था, साइड दूसरी वाली। ठीक है, और हमने यहाँ पर रिजल्टेंट क्या निकाला है, एरिया। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको कौन दे देगा, मेरा ये थंब। तो मैंने एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ इसको कर्ल किया और आपको अंगूठा क्या दे देगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, जो कि क्या है, बाहर की तरफ। इनका ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर, इसके बाहर की तरफ, जो कि क्या होती है, जेड एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। या फिर मैं यहाँ पर कोई भी दूसरी साइड भी ले सकता था। मैंने एक साइड ले ली, ये दूसरी साइड ले ली, ये दूसरी साइड मैंने ले ली, ये किसके अंदर है, वाई एक्सिस में, दूसरी साइड ये किसमें है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक एक्सिस में और एक दूसरी क्या है, वाई एक्सिस के अंदर है। ठीक है, अब मैं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अगर इसको कर्ल करता तो क्या होता, बताओ। तो फिर क्या होता, मैंने इसको
एक वेक्टर की तरफ रखा, दूसरे की तरफ मैंने इसको कर्ल किया, तो ये जो अंगूठा है ये अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको डायरेक्शन किस तरफ मिल जाती है, अंदर की तरफ मिल जाती है। समझ में आई ये बात? हाँ। अगर मैं ये वेक्टर लेता और साथ में ये वेक्टर लेता, एक वेक्टर मैं ये वाला ले लेता, दूसरा वेक्टर मैं ये लेता, तो क्या होता, इस वेक्टर की तरफ मैंने रखा अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, और दूसरे वेक्टर की तरफ मैंने इनको कर्ल कर दिया, दूसरे वेक्टर की तरफ मैंने कर्ल कर दिया, तो आपको ये जो मेरा अंगूठा है ये क्या दे देगा, इसकी डायरेक्शन दे देगा रिजल्टेंट की या फिर एरिया वेक्टर की, जो कि क्या आ रही है, फिर से अंदर की तरफ आ रही है। तो ये जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है, इसके परपेंडिकुलर अगर ये एक्स वाई एक्सिस में, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस में, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस में भी और नेगेटिव जेड एक्सिस में भी, इस बोर्ड के अंदर की तरफ भी और साथ में बाहर की तरफ, दोनों ही तरफ हमें क्या मिल जाएगी, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन मिल जाएगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर के, राइट हैंड के रूल की मदद से, जो कि क्या आएगी, इस स्क्वायर की सरफेस के परपेंडिकुलर, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, दोनों ही तरफ हमें क्या मिल जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि किस तरफ होगी, हमने लिखा इसका ए स्क्वायर, साथ में इसकी डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन प्लस के कैप जेड एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, जब हम इसका यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन शो करते हैं तो हम के कैप का यूज करते हैं। अगर बाहर की तरफ है डायरेक्शन तो हमने लिखा प्लस के कैप, साथ में मैं कोमा लगाकर माइनस के कैप लिख देता हूं। दोनों ही इसके डायरेक्शन आई है, अंदर की तरफ भी है बोर्ड के और बाहर की तरफ भी, दोनों ही तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो मैंने प्लस के कैप लगा दिया और माइनस के कैप लगा दिया, दोनों ही लगा दिए। ये हमने यहाँ पर एरिया वेक्टर कैलकुलेट किया, एरिया को हमने वेक्टर फॉर्म में शो कर दिया। मैग्नीट्यूड तो वही आएगा जो यहाँ पर था, मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर हमने पहले कैलकुलेट कर दिया, डायरेक्शन प्लस के कैप या फिर माइनस के कैप, प्लस के कैप या फिर माइनस के कैप। एक दो और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहां से आपको एक बात पता चली है, इसको मिटा रहा हूं, यहां से आपको एक दो बात पता चली है, वो बात ये है कि पहले बात तो ये कि जो एरिया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, हर एक सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने यहां पर वाई एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस बनाई, ठीक, एक्स और वाई एक्सिस के अंदर यहां पर मैंने एक सर्कल रख दिया, ये क्या एक सर्कल है, सर्कल, ठीक। इसका आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, यहां से आपको एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है, एरिया वेक्टर। तो आपको जब भी किसी वेक्टर को शो करना होता है आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड बताते हो, मैग्नीट्यूड, साथ में आप क्या करते हो, उसके डायरेक्शन बताते हो, ए कैप से, साथ में आप उसके डायरेक्शन बताते हो। कैसे शो करोगे, सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड बताओगे। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मैंने मान लो इसके रेडियस ले रखी है, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये तो इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बताओ किस तरफ होगी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनके अंदर मैंने रखा है, इस प्लेन में मैंने क्या कर रखा है, इस सर्कल को रखा हुआ है, तो इसकी सरफेस क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, इसकी सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर हमें एरिया वेक्टर के डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब या तो इस बोर्ड के अंदर की तरफ जाती हुई या फिर इस बोर्ड के बाहर की तरफ आती हुई, या तो इस बोर्ड के अंदर की तरफ जाती हुई या फिर इस बोर्ड के बाहर की तरफ आती हुई हमको क्या मिल जाएगी, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, साथ में ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ जाते हुए जेड एक्सिस में हमें एरिया वेक्टर के डायरेक्शन मिल जाएगी। और जेड एक्सिस के लिए हम क्या शो करते हैं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में के कैप को शो करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो हम इसके लिए लिखेंगे प्लस के कैप, मतलब या तो बोर्ड के बाहर की तरफ, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस के कैप, मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ, या तो बोर्ड के बाहर की तरफ या फिर बोर्ड के अंदर की तरफ आपको मिल जाएगी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पर मैंने एक एक्सिस बना रखी है, चलो इसको बनाते हैं हम कुछ इस तरह से करके, ठीक है। यहां पर मैंने इस तरह से करके एक मैंने स्क्वायर ले रखा है, स्क्वायर की हर एक साइड कितनी होती है, ए होती है, सेम होती है। इस तरह से करके मैंने एक स्क्वायर ले रखा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये साथ में क्या है, जेड एक्सिस है। आपको इसका एरिया वेक्टर बताना है, साथ में आपको डायरेक्शन भी देनी है, एरिया वेक्टर की आपको डायरेक्शन देनी है। बताओ किस तरफ आई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इसमें तो क्या आई थी, इसमें आई थी प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। ये ध्यान से देखो, अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे, ये आपको बोर्ड के बाहर की तरफ आती हुई इसकी डायरेक्शन दिखाई दे रही है, या फिर बोर्ड के अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके केस में भी यही होगा। अब ध्यान से देखो, ये है वाई एक्सिस, सामने है एक्स एक्सिस, और बाहर की तरफ जाती हुई क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है। ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में हमने क्या कर रखा है, इस एक स्क्वायर को रख के रखा है। तो इस स्क्वायर के ठीक परपेंडिकुलर क्या आएगी, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इसके ठीक परपेंडिकुलर मतलब वाई और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस में, या तो इससे बाहर की तरफ निकलती हुई
या फिर इसके अंदर की तरफ जाते हुए, सॉरी अंदर और बाहर नहीं होगा, एक्स एक्सिस में क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपको क्या मिल जाएगी, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन मिल जाएगी। या तो मैं इसके लिए प्लस आई कैप लिख दूंगा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, या फिर मैं इसके लिए क्या लिख दूंगा, नेगेटिव आई कैप लिख दूंगा, या तो प्लस आई कैप या फिर माइनस आई कैप। आई कैप हम शो करते हैं जब हमें एक्स एक्सिस के अंदर किसी भी वेक्टर को शो करना होता है, जब हमें एक्स एक्सिस में उसके डायरेक्शन को बताना होता है। तो यहां पर हम एरिया को क्या लिखेंगे, एरिया वेक्टर इक्वल टू साइड ए है तो इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड। साथ में आपको डायरेक्शन बतानी है, या तो वो प्लस आई कैप हो जाएगी या फिर वो क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप हो जाएगी, माइनस आई कैप हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको एरिया वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट पता चला। यहां पर भी एक छोटा सा खेल है, या तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी इस एरिया वेक्टर की। दोनों तरफ है तो हाँ सर दोनों तरफ है, लेकिन ये जो आपको मैंने बात बताई है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ, इस सरफेस के दूसरी तरफ भी और एक तरफ भी आपको मिल जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ 2D सरफेसेस के लिए वैलिड है, 3D सरफेस के लिए ये वैलिड नहीं है। समझाता हूं मैंने क्या बोला, समझाता हूं मैंने क्या बोला अभी। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है, नोट लगाकर इसको आप लिखो, स्टार बना लो, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को इस तरह से लिखा जाता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस। सरफेस के क्या होती है, ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है किसकी, एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस के जिसका हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ठीक परपेंडिकुलर होती है। ठीक, इसको आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इसको भी आप और बड़ा नोट लगाना, ये ज्यादा जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर 2D surfaces, for 2D surfaces is perpendicular to the surface on both sides of surface, both sides of a surface। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी सरफेस का एरिया कैलकुलेट करते हो तो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर उस सरफेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आता है। ये लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 2 का मतलब ये है कि जब हम किसी 2D सरफेस का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हम किसी भी पेज का, कोई भी हमने क्या किया, एक कॉपी का पेज ले रखा है, उसका जब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर हम इस व्हाइट बोर्ड का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, हम एक 2D सरफेस ले रहे हैं, या तो हमने कोई कागज लिया जिसमें एक होगी एक्स एक्सिस, दूसरी होगी वाई एक्सिस। जैसे हमने ये एक बोर्ड लिया, इसमें एक तो ये वाई एक्सिस है, दूसरी ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, 2 एक्सिस वाली हमने एक 2D सरफेस ले रखी है। इसके लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, मतलब इस बोर्ड से बाहर आते हुए या फिर इससे अंदर की तरफ जाते हुए, इससे बाहर आते हुए या फिर अंदर की तरफ जाते हुए, इस सरफेस के दोनों तरफ होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। समझ में आई इतनी बात? जब हमने 2D सरफेस ले रखी है, 2D सरफेस जब हमने ले रखी है, तो इस 2D सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा, इस बोर्ड के ठीक परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और परपेंडिकुलर में भी इस सरफेस के इस तरफ भी परपेंडिकुलर और इस सरफेस के उस तरफ भी, मतलब इस बोर्ड के अंदर की तरफ भी परपेंडिकुलर आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन सिर्फ तभी जब आपने एक 2D सरफेस ले रखी है, जब आपने 2D सरफेस ले रखी है। और एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको करे थे, जब मैंने आपको अभी 2-3 क्वेश्चन करे थे। एक और एग्जाम्पल करा देता हूं। जैसे ये मैंने यहां पर इस तरह से करके ये y एक्सिस ले रखी है, ये z एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस। इसके अंदर मैंने इस तरह से करके क्या किया, एक सर्कुलर प्लेट को रख दिया, एक सर्कुलर प्लेट को मैंने रख दिया। ये सर्कल है, इसका एरिया बताओ किस तरफ का। सर्कल किस में है, एक्स जेड एक्सिस, एक्स जेड प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में है, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इस ये जो आपको एक्स जेड एक्सिस दिखाई दे रही है, जिसके अंदर मैंने इस सरफेस को रख रखा है, इस सर्कुलर प्लेट को रख रखा है, इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर। मतलब इसके परपेंडिकुलर इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, इस प्लेट के ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दोनों ही तरफ आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर, इसके ठीक है परपेंडिकुलर। मतलब ये आपको एक्स जेड एक्सिस दिखाई दे रही है, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस में आपको एरिया वेक्टर मिलेगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी, सरफेस के ऊपर भी, और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी, सरफेस के नीचे भी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप,
वाई एक्सिस को जब हम वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं, उसके डायरेक्शन बताते हैं, तो हम जे कैप का यूज करते हैं, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो हम क्या करेंगे, प्लस जे कैप का यूज करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों बातों को आपको मतलब पता चल गया होगा। अब तीसरी एक और इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर 3D सरफेस, 3D surfaces, area vector, direction of area vector, direction of area vector is only outwards perpendicular to the surface. जब हम किसी 3D सरफेस, किसी भी 3D बॉडी का जब हम एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी 3D सरफेस का जब हम एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला कंपोनेंट होगा। जैसे यहाँ पर हमने इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट किया, ये सरफेस के ऊपर भी और नीचे भी दोनों ही तरफ आपको जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, दोनों ही सही है, जो चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी 3D सरफेस का एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको मिटा दूं इसको, ठीक है, मिटा देता हूँ। यहां पर हम एक 3D सरफेस का एग्जांपल लेते हैं। 3D सरफेस, जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई क्यूब ले रखा है, कोई क्यूब मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये कोई क्यूब मैंने यहाँ पर बना रखा है, इससे कुछ डिस्टेंस दूर मैंने एक कोई क्यूब यहाँ पर बना रखा है, कुछ डिस्टेंस दूर मैंने एक यहाँ पर मैंने एक क्यूब बना रखा है। जैसे ये क्यूब है, क्यूब क्या होती है, एक 3D सरफेस होती है। क्यूब क्या होती है, एक 3D सरफेस होती है। तो मैं इसको 3D फॉर्म में शो भी कर सकता हूँ। ये आपको एक 3D सरफेस की तरह दिखाई दे रही है। क्यूब का एग्जांपल, जैसे ये जो रूम है जिससे अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या फिर जिस रूम में बैठकर अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये क्या होता है, क्यूब होता है। तो ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा, इस क्यूब की जितनी भी आपको सरफेस दिखाई दे रही है, या फिर जिस रूम में बैठकर आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो, इसकी जितनी भी आपको दीवारें दिखाई दे रही है, उनकी जो बाहर वाली सरफेस है ना, उसके ठीक परपेंडिकुलर जो आपको एरिया वेक्टर मिलेगा ना, वही एरिया वेक्टर होता है। इसके अंदर की तरफ, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, उसकी दीवार का जो अंदर वाला सरफेस है ना, इस दीवार का जो अंदर वाला सरफेस, जैसे यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, ये बोर्ड जिस दीवार पे लगा हुआ है, उस दीवार का जो अंदर वाला कंपोनेंट है ना एरिया वेक्टर का, जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, वो एरिया वेक्टर नहीं माना जाता। एरिया वेक्टर सिर्फ और सिर्फ उसका बाहर वाला जो सरफेस वाला कंपोनेंट है, उसी को माना जाता है। जैसे ये आपको सरफेस दिखाई दे रही है, इसको एक नॉर्मल सीधी दीवार की तरफ मानो, ये एक मान लो नॉर्मल सीधी दीवार है, इसके बाहर वाला जो कंपोनेंट है, यही एरिया वेक्टर है। इसका एक हिस्सा तो अंदर की तरफ भी होगा, एरिया वेक्टर की एक डायरेक्शन अंदर भी हो सकती है, लेकिन उसको एरिया वेक्टर नहीं माना जाएगा, एरिया वेक्टर नहीं माना जाएगा। ठीक उसी तरीके से एक सरफेस ये भी है, इस क्यूब की एक फेस ये भी है, इस तरह से इसका जो आउटवर्ड कंपोनेंट है, आउटवर्ड वाला जो हिस्सा है, इसी को हम क्या मानते हैं, एरिया वेक्टर मानते हैं। एक सरफेस ये है, यहाँ से जो आउटवर्ड है वही क्या है, एरिया वेक्टर है। एक सरफेस ये भी है, टॉप वाली, ये क्या है, यही एरिया वेक्टर है। इसके अंदर की तरफ जो होगा एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर नहीं माना जाता है। अंदर की तरफ जो डायरेक्शन आएगी वो एरिया वेक्टर नहीं मानी जाती है। अच्छा, एक कमरे में सिर्फ ये चार ही फेसेस नहीं होती, एक हमने लिया टॉप वाला फेस, एक हमने लिया डाउन वाला फेस, दो हमने साइड वाले फेस ले लिए, एक फेस ये भी तो है, एक फेस सामने वाला भी तो है ना। इसके एक तो अंदर की तरफ जाने वाला फेस है, एक बाहर की तरफ जाने वाला फेस है, दोनों तरफ है, वहां पर भी तो एक एक फेस होने वाली है। तो वो जो सरफेस है उनका भी सिर्फ आउटवर्ड वाला जो कंपोनेंट है, आउटवर्ड वाला जो आपको एरिया वेक्टर दिखाई दे रहा है, उसी को एरिया वेक्टर माना जाता है। बाकी दूसरे कंपोनेंट को हम एरिया वेक्टर नहीं मानते हैं। मतलब जैसे हमने 2D सरफेस के लिए किया था ना, जैसे ये एक सर्कल है, इसके ऊपर भी, ऊपर की तरफ जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है उसको भी हम एरिया वेक्टर मानते हैं, नीचे की तरफ जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है उसको भी हम एरिया वेक्टर मानते हैं। लेकिन 3D सरफेस के केस में सिर्फ और सिर्फ जो आउटर कंपोनेंट है उसी को एरिया वेक्टर माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई क्यूब नहीं, मैंने कोई यहाँ पर सिलेंडर ले रखा है, कोई भी मैंने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ले रखी, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है जिसमें एक तो आपको ये सर्कुलर सरफेस दिखाई दे रही है, एक ये दूसरी सर्कुलर सरफेस दिखाई दे रही है, और एक ये आपको कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रही है सिलेंडर की। ये जो सिलेंडर है, इसके ये जो आउटवर्ड वाला जो कंपोनेंट है ना, इसी को हम क्या मानते हैं, एरिया वेक्टर मानते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर मानते हैं। अब यहां से ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है, इसके एक तो कंपोनेंट अंदर की तरफ भी होगा, लेकिन इसको एरिया वेक्टर नहीं माना जाता है। ये एरिया वेक्टर नहीं हो सकता, ये एरिया वेक्टर नहीं है। यहां से भी होगा एरिया वेक्टर वैसे तो, लेकिन इसको भी एरिया वेक्टर नहीं माना जाता, क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर एक 3D सरफेस होती है। सिलेंडर एक कैसी सरफेस होती है, 3D सरफेस। अच्छा, ये आपको इसके अंदर सर्कुलर सरफेस दिखाई दे रही है, इसके भी सिर्फ और सिर्फ जो बाहर वाला कंपोनेंट है, इसको क्या माना जाता है, एरिया वेक्टर माना जाता है। यहां पर भी जो बाहर की तरफ है उसी को क्या माना जाता है, एरिया वेक्टर माना जाता है।
जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक स्फीयर ले रखा है, ये क्या है, एक स्फीयर है। इस स्फीयर के भी जो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो कंपोनेंट है उसी को हम क्या मानेंगे, एरिया वेक्टर मानेंगे। जैसे ये आपको इसका सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल के आप ध्यान से देखो, इस सर्कल से होते हुए आपको ये जो इसको आप 3D में इमेजिन करो, इसको आप 3D में इमेजिन करो। ये जो आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है इसको आप 3D में इमेजिन करो। इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर जितना भी एरिया वेक्टर जा रहा है उसी को एरिया वेक्टर मानेंगे बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ आपको कोई एरिया वेक्टर दिखाई दे रहा है तो वो एरिया वेक्टर नहीं है। इसकी सरफेस से बाहर की तरफ जितने भी है ना आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, यही एरिया वेक्टर माने जाएंगे। ये आपको इस स्फीयर की सरफेस दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको जितने एरिया वेक्टर देख रहे हैं वो आप देख सकते हो बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ये सब क्या है, एरिया वेक्टर है। बाहर की तरफ ये सभी क्या है, एरिया वेक्टर। लेकिन अंदर की तरफ जो कंपोनेंट आपको दिखाई देगा वो एरिया वेक्टर नहीं है। अंदर की तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बाहर ही होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन कहां पर, 3D सरफेस के लिए सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड, सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड। लेकिन 2D सरफेस के लिए अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों ही कंपोनेंट को हम क्या मानते हैं, एरिया वेक्टर मानते हैं। इसको आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एरिया वेक्टर कंप्लीट होने के बाद अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। फ्लक्स बनता है अब अपना मेन टॉपिक आज का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, साथ में हम कई इसके क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे अच्छे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normal through a surface, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग perpendicular to a surface। किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है वही क्या होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक बात बोली थी, किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, किसी सरफेस से कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, उससे पास कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ फ्लक्स बोलते हैं। समझ में इतनी बात, किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां पर भी तो मैंने यही बोला है कि किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यहां पर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका साइन होता है फाई, इसका साइन होता है ये फाई। पहले आपको ये जीरो बनाना है, फिर आपको साथ में ये एक लकीर इस तरह से खींच देनी है। ये क्या होता है, फाई, ये फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन। अच्छा, ये तो होता है फ्लक्स का साइन, साथ में अगर आप ई लगा देते हो ना इसके नीचे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बन जाता है। समझ में, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करेंगे तब आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उस टाइम आपको फाई बी लगाना रहेगा। समझ में इतनी बात, तो फाई तो होता है फ्लक्स का साइन। अगर आपको इसका पूरे का सिंबल लगाना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो साथ में आप फाई ई लिख देना, इसको फाई ई लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये होता है इसका सिंबल। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल में समझते हैं। अब मैं आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाने वाला हूं। जैसे मैंने यहां पर एक सरफेस ले रखी है, एक कोई मैंने सरफेस ले रखी है और इस सरफेस से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है मैंने। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है ना, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो ये देखो आपको किस तरफ लग रही है। ये एक आपको नॉर्मल एक कागज की तरह इस तरह दिखाई दे रही है और इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ, इसके ठीक परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ आएगा इसका एरिया वेक्टर, इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ आ जाएगा इसका एरिया वेक्टर।
ये होगा इसका एरिया वेक्टर। नॉर्मली आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप इसको 3D में एज्यूम करने की कोशिश करो। ये एक नॉर्मल कागज की तरह है, ये एक नॉर्मल कागज की तरह है, ठीक है। इसको आप इस बोर्ड से बाहर एज्यूम करने की कोशिश करो, ये एक सीधा कागज है, ठीक है। इससे निकलता हुआ ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो किसी एक सरफेस से, किसी एक एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पास कर रही है, वही क्या होती है, फ्लक्स। यहां पर ये जो फ्लक्स है फाई ई, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ये एक तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन असल में इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती है। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, दूसरा ये एरिया पर डिपेंड करेगा, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल है इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। बिकॉज देखो, ध्यान से देखो आप डेफिनेशन को, मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मल थ्रू अ सरफेस। एक तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, दूसरा मैंने यहां पर नॉर्मल लिखा है, और तीसरा मैंने यहां पर सरफेस लिखा है। हर एक सरफेस का अपना एरिया होता है, तो ये जो फ्लक्स है ये एरिया पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पर, एकदम उसके परपेंडिकुलर, या फिर देखो मैंने यहां पर परपेंडिकुलर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एंगल का भी खेल होगा। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है ये फ्लक्स, एक तो ये इन दोनों के, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा ये एरिया पर, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल पर। इन तीन चीजों पर ये फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। समझ में इतनी बात, मतलब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा एरिया पर, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल पर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, दोनों एक ही बात होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, दोनों एक ही बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कब इंक्रीज करेगी, ध्यान से देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कब इंक्रीज करेगी, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंक्रीज कर दूंगा। जैसे ये मैंने यहाँ पर कोई एक सरफेस ले रखी है, ये मैंने कोई एक सरफेस ले रखी है, ये मैंने कोई एक सरफेस ले रखी है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये इसका एरिया वेक्टर हो गया इस तरफ, ठीक है। अब यहां से मैं जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूंगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां से मैंने एक इस तरह से करके और एक इस तरह से करके, एक और चलो मैंने ले ली, ये तीन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कराई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, 3, तो फाई कितना हो गया, 3 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी उतना ही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पर 3। अगर मैं यही सेम टू सेम सरफेस लूं, यही सिमिलर सरफेस लूं, कुछ भी चेंज इसके अंदर ना करूं, ठीक, और अगर मैं यहां से 3 की जगह कुछ बढ़ा दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चलो मैंने 5 कर दी, तो क्या होगा, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, इससे थोड़ा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करी, इंक्रीज करी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इतनी है 3, फिर मैंने क्या किया, इसको 2 और बढ़ाकर 5 कर दिया, तो यहाँ पर फ्लक्स भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज करूंगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एक और काम करता हूं, यही जो सरफेस है, यही जो सरफेस है, इस पर मैं साथ में 3 की जगह 5 की जगह और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेकर आ गया तो क्या होगा, एक और ले ली मैंने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, 7, तो उसी के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या किया, इंक्रीज किया, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो पहली बात यहाँ से हमें ये पता चली कि ये जो फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साथ में अब दूसरी बात क्या आती है कि ये जो अपने पास क्या है, फ्लक्स है, ये एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। एरिया पर कैसे डिपेंड कर रहा है, एक बार आप इसको मत लिखो, मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको। एरिया पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, एरिया पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि पहले मैंने ये एक छोटी सरफेस ली, छोटी सरफेस ली, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया।
यहां से मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है? 2 निकल रही है। इस बार फाई कितना हो गया? 2 हो गया। अब अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो क्या होगा? सरफेस को मैंने चलो थोड़ा बड़ा कर दिया तो क्या होगा? तो इससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जाएगी। कैसे? क्योंकि देखो जब हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी एक एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज करेंगे किसी गिवन एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या करते रहेंगे? इंक्रीज करते रहेंगे, तो फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब अगर मैं वो सरफेस बड़ी कर दूं तो जिस सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 जा पा रही है, अब अगर मैं सरफेस को बड़ी कर दूंगा तो हो सकता है वहां से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा पाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकता है ज्यादा हो जाए। सरफेस एरिया बड़ा करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी? 3 और 3 6 होगी। अगर मैं सरफेस एरिया को और ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो क्या होगा? अगर मैंने सरफेस को और बड़ी कर दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ज्यादा जाएगी और फ्लक्स क्या करेगा? और ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे एरिया को बड़ा करेंगे, मतलब सरफेस को बढ़ाते जाएंगे, फ्लक्स भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फ्लक्स भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसके अलावा ये एक तीसरा और फैक्टर होता है, इसको हम समझेंगे। पहले इन दोनों को हम लिख लेते हैं डिटेल में। पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं डिटेल में। पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं डिटेल। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड area of surface, area of given surface and angle between, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ए वेक्टर बोला, एरिया को मैंने ए वेक्टर बोल दिया, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। 3 चीजों पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा एरिया पर, सरफेस के एरिया पर, और तीसरा उन दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमें लिखना है, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। दोनों का एक ही मतलब होता है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा उतने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो यहां पर मैंने एक सरफेस ली, यहां पर मैंने एक सरफेस ली है, ये इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया। ये मैंने एक सरफेस ली है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होकर जा रही है? 3 होकर जा रही है। तो फाई ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? इन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक। अब अगर मैंने सरफेस तो यही ले रखी है, यही सरफेस ले रखी है, इससे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकाल दी तो क्या होगा? इस बार किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी इंक्रीज करी तो यहां से फ्लक्स भी क्या किया? इंक्रीज किया। पहले 3 थी फिर 5 हो गए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया है? इंक्रीज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो क्या की है? इंक्रीज। तो यहां से जो फ्लक्स है ये भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज। अब अगर मैंने सरफेस तो चलो यही ले रखी है सेम टू सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ज्यादा इंक्रीज कर दी, और ज्यादा इंक्रीज कर दी, और ज्यादा इंक्रीज कर दी, तो इस बार क्या होगा? इस बार होगा ये 7 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करी? इंक्रीज, तो फ्लक्स क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। फ्लक्स भी क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है कि जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ सरफेस, एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस, एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे यहां पर मैंने एक छोटा एरिया ले रखा है, छोटा एरिया ले रखा है, छोटी सरफेस है, तो इसका एरिया भी छोटा होगा, सरफेस जिसके छोटे उसका एरिया भी छोटा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी जा पा रही है? 2 ही जा पा रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? 2 के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है। अब अगर मैंने सरफेस थोड़ी बड़ी कर दी, सरफेस मैंने थोड़ी बड़ी कर दी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी जा पा रही है? यहां से कुछ ज्यादा ही जा रही है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा जाएगी, फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इन 2 चीजों पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। साथ में एक तीसरी और क्वांटिटी है, वो क्या है? चलो उसको बाद में लिखेंगे, पहले आप इन दोनों को नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो इसको, लिखो लिखो, इसको आप लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा आ जाने वाला है।
चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते। अब मैं इसको मिटाता हूं। इतना टॉपिक तो आपको समझ में आ गया। अब यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एरिया वेक्टर है, और ये क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा वो आएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखो आप, मैंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर पर, ठीक, और दूसरा ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया वेक्टर पर। इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों चीजों पर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हमें रिलेशन क्या मिला कि जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या आता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और जब आप डॉट प्रोडक्ट का आंसर निकाल दो तो आपको क्या आंसर मिलता है, डॉट प्रोडक्ट को आगे हम एक्सटेंड कैसे करते हैं, ई ए कोस थीटा बन जाएगा, ई ए, और साथ में जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा, कोस थीटा। क्रॉस का आंसर क्या आता है, साइन थीटा में, और डॉट का आंसर किस में आता है, कोस थीटा में आता है। ये जो आपको यहाँ पर कोस थीटा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है ना, ये है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब क्या है, ए वेक्टर है मतलब ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है ना, ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है, ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है ना, इसके ठीक परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर है। इस सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है, ये है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल नहीं बोला, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बोला है। एरिया वेक्टर जो क्या आएगा, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल। मतलब सर हम कुछ समझे नहीं, ये आपको जो सरफेस दिखाई दे रही है ना, ये किसके अंदर है, ये वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में। ये जो सरफेस है इसकी लाइन तो ऐसे होगी, ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है, इस सरफेस की लाइन तो ये इस तरह से है, ये सरफेस तो कुछ इस तरीके से है, हाँ सर इस तरह से है। तो अगर सरफेस के साथ में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितना एंगल बना रही है, ये इतना एंगल बना रही है, ये कितना एंगल बना रही है, 90 माइनस थीटा बना रही है। तो आपको यहाँ पर ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो आप एंगल ले रहे हो, ये जो एंगल आप ले रहे हो ना, ये आपको एंगल ये वाला नहीं लेना होता, ये एंगल आपको ये वाला लेना होता है। मतलब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल है, ये हमें नहीं लेना होता, ये एंगल है एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एंगल है ना, ये है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में एरिया का जो वेक्टर है जो कि सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर है, इसके बीच का एंगल हमें लेना होता है, ये कोस थीटा में ये थीटा। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन हो जाती है, वो ये नॉर्मली सरफेस वाला ये जो एंगल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये ले लेते हैं, इसलिए मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूँ। बाकी इससे बेसिक आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसी के अंदर फंसाते हैं मेनली, तो फ्लक्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, ज्यादा मुश्किल पूछे ही नहीं जाते, यही क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। समझ रहे हो इतनी बात, अभी पीछे प्रीवियस ईयर में थोड़े टाइम पहले ही आया था क्वेश्चन, यही इन्हीं के अंदर कंफ्यूज किया था। कुछ स्टूडेंट इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, उनका कई बार तो सही हो जाता है क्वेश्चन, कई बार अगर इस टाइप का ये वाला एंगल दे दिया जाता है सरफेस के साथ वाला एंगल, तो वो गलत कर देते हैं वही एंगल लेकर। फिर आपको क्या करना होता है, साथ वाला एंगल आपको दे दिया जाएगा, ये 90 माइनस थीटा कर लो, आपको दूसरा वाला एंगल मिल जाएगा। क्या होगा, आपको ये वाला एंगल दे दिया जाएगा 60 मान लो, ये दे दिया गया, तो फिर ये कितना हो जाएगा 30। फिर आपको क्वेश्चन के अंदर कौन सा दिया होगा, सरफेस के साथ वाला एंगल मान लो 60, लेकिन आपको रखना क्या होगा 90 माइनस 60 मतलब 30, ये वाला एंगल आपको रखना होगा। समझ रहे हो इतनी बात। जैसे 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 ये एक सरफेस है, ये आपको एक सरफेस दे रखी है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, एरिया वेक्टर, ये सरफेस की ही लाइन मैंने इस तरह से बना रखी है, और इस तरह से करके हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको इस सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये जो एंगल है, ये कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। ये एंगल आपको कितना दे रखा है, थीटा। अगर ये जो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एकदम परपेंडिकुलर, पूरा एंगल आपको कितना दिखेगा 90, तो ये अगर थीटा है 90 में से ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो आपको यहां पर ई ए कोस थीटा में कौन सा एंगल लेना होगा, थीटा या 90 माइनस थीटा, बताओ कौन सा लेना होगा। इस बार आपको 90 माइनस थीटा एंगल लेना होगा, क्योंकि ये जो थीटा एंगल है ये तो सरफेस और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। हमें तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब जो एरिया वेक्टर है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसके साथ वाला एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम कौन सा एंगल लेंगे, 90 माइनस थीटा।
यहां पर कौन सा लेंगे, थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का एंगल यही है। तो यहां पर अगर आपको लिखना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, तो कितना आएगा, E साथ में A कोस, इस बार क्या एंगल लिखोगे, 90 माइनस थीटा। समझ में आई इतनी बात? हाँ सर समझ में आ गई। समझ में आई इतनी बात? हाँ सर समझ में आ गई। पक्का समझ में आ गई? हाँ सर पक्का समझ में आ गई। तो फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़े। ओके, आप इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, कर लिया नोट, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मेन तो सारी बातें पढ़ ली है। मेनली जितनी बातें हमें पढ़नी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड वो सारी पढ़ लिया। अब हमें 2-3 स्पेशल केसेस कुछ पढ़ने हैं। जैसे केस नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे ये मैंने इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस देख रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म आपको यहीं पर पढ़ा देता हूं एक बार, फिर ये केस देखेंगे, 3 केस। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपको यहीं पर पढ़ा देता हूं। हमने नॉर्मली अब तक ये देखा है कि ये इस तरह से करके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी लिया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। उसके अंदर हमने क्या किया, एक सरफेस को रख दिया। ये मैंने इस तरह से करके क्या किया, एक सरफेस को रख रखा है। ये सरफेस का एरिया क्या आएगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ क्या आएगा, इस सरफेस का एरिया आएगा। ये क्या है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां से क्या लिखोगे, फाई इलेक्ट्रिक इक्वल टू ई लिखना है, फिर ए लिखना है, ई लिखा, ए लिखा, कोस थीटा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। आपने फ्लक्स निकाल लिया ई, ये आपने यहां से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसी सरफेस में छोटी सी कुछ चेंज करूं, तो ये मैंने यहां पर बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। अगर मैं इस बार इस कोइल को, सॉरी इस सर्कल को कुछ इस तरह से ले लूं, तो थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा कर दूंगा, तो क्या आएगा, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा एरिया वेक्टर। ठीक इस तरफ क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आएगा। और ये जो एरिया वेक्टर ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये आपको जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल की एक्सिस है, ये इसके क्या है, सरफेस है। सरफेस के साथ में कितना एंगल होगा, फिर पूरा एंगल अगर 90 होता है, जिसमें से ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सरफेस के साथ एंगल 90 माइनस थीटा, सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर है उसके साथ में कितना एंगल, थीटा। बताओ यहां से आप फ्लक्स में कौन सा एंगल लोगे, ई लिखोगे, ए लिखोगे, कोस, कौन सा एंगल लोगे, 90 माइनस थीटा या थीटा। सर सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर के साथ होता है एंगल, वो लेते हैं हम। तो ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल कौन सा है, थीटा, कोस थीटा। यहां से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। इतना सब कुछ मैंने आपको अब तक सिखाया है, इतना ही सब कुछ अब तक मैंने आपको सिखाया है। ये सब तो कब है, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स पढ़ते हैं, तब होता है। फ्लक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे है। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो इसको एक बार भूल जाओ, इसको थोड़ी देर रुक कर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो क्या होगा। ये तो यूनिफॉर्म का कैसे, इसको आप नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, कर लिया नोट, बढ़े आगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नॉन यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ लिया। अब हमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फ्लक्स पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसी ना हो, वेरिएबल हो इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अभी हमें समझना है। यहां पर मैंने एक सर्कुलर सरफेस ले रखी है, सर्कुलर सरफेस ले रखी है। ये मैंने इस तरह से करके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरह से ये बना रखी है।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि हर जगह सेम ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पास पास में, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर ये लाइन से एक दूसरे से दूर है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। हर जगह एक जैसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह एक जैसा नहीं। जैसे हमने यहाँ पर बताया ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह एक जैसा है, इस पूरे रीजन में एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, तब भी हमने कैसा देखा था, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा है, एक जैसा नहीं है, हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूरे सर्कल का एक साथ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस केस में फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस सरफेस के कुछ छोटे छोटे हम टुकड़े करेंगे और हर एक हिस्से का, हर एक छोटे से पोर्शन का हम अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा सा कैलकुलेट करेंगे और बाद में हम उनको इंटीग्रेशन की मदद से आपस में ऐड करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने। क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने इस सरफेस पर एक इतना छोटा सा पोर्शन लिया, इतना छोटा सा मैंने एक पोर्शन लिया, ठीक है। पूरा जो अपने पास क्या है, एक जो सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा, ए हो जाएगा। ये जो छोटा सा पोर्शन लिया है, इसका मैंने एरिया बोला कितना हो जाएगा, डी ए हो गया। ये है मान लो डी ए वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर। इस सरफेस के इस छोटे से हिस्से के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा। छोटा सा हिस्सा है तो मैंने इसका एरिया ए वेक्टर ना बोलकर डी ए वेक्टर बोला, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कुछ ना कुछ यहाँ पर डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, कितना, थीटा। दोनों के बीच में कुछ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इस छोटे से पोर्शन के लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो बताओ कितना आएगा, मैं इसको बोलता हूं डी फाई। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो हम इस तरह से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हम छोटे से पोर्शन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ई वेक्टर डॉट, इस बार ए नहीं लिखेंगे, छोटा सा एरिया डी ए वेक्टर लिखेंगे, डी ए वेक्टर लिखेंगे। ये हमने इस छोटे से रीजन का, इतने छोटे से सरफेस का एरिया कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म को ओपन करूंगा, आगे इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ई डी ए कोस, इनके बीच का एंगल थीटा। इस तरह से करके मैंने इसको आगे एक्सटेंड करा। इसी तरह के आगे मैं छोटे छोटे पॉइंट अज्यूम करता रहूंगा। जैसे मैंने एक और सरफेस पर ये पॉइंट ले लिया, इसके लिए भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर डी ए। एंगल कितना हो जाएगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर से इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा, छोटा सा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या फिर ए डी ए कोस थीटा। इसी तरीके से करके सरफेस पर छोटे छोटे हिस्से हम मानते जाएंगे, छोटे छोटे हिस्से हम अज्यूम करते जाएंगे। हर एक के लिए हम एरिया वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, साथ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखेंगे और दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेकर हम छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके लिए लिख देंगे। तो इस तरह से करके हमने पूरी के पूरे जो अपने पास सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, इसके लिए छोटे छोटे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दिए। अब जब मैं सारे फ्लक्स को, सारे छोटे के छोटे फ्लक्स को मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो मुझे इस सरफेस का नेट टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो अगर मुझे फाई टोटल कैलकुलेट करना है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सरफेस का, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपस में ऐड कर दूंगा। और एडिशन का क्या रूल होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जितने भी हमने पोर्शन तोड़े हैं इन सब को आपस में हम इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रेशन की हेल्प से आपस में ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन की मदद से आपस में ऐड कर दिया। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या फिर इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। तो यहां से मुझे टोटल फ्लक्स मिल चुका है। इसको आप याद रखना, इसको अपने नोट्स में आप लिखें। तो आपको यहां से फाई टोटल कितना मिला, फाई टोटल आपको मिला इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहां से आपको ये फाई टोटल मिला है इस सर्कुलर सरफेस के लिए, जब हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये यूनिफॉर्म के केस में है और ये किसके केस में है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ये यूनिफॉर्म के केस में है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बस इतनी सारी बातें आपको समझनी थी। यहां पर हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सीख लिया। अब इसको मिटाते हैं और ये तीनों केसेस हम पढ़ते हैं। हाँ, तो केस नंबर 1 हमने क्या ले रखा है, केस नंबर 1 हमने ले रखा है अगर जो सरफेस है ये परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरफ बनाई, इस तरह से बनाई, ठीक है। और सरफेस मैंने क्या ली है, सरफेस मैंने कुछ इस तरह से ली हुई है, सरफेस मैंने कुछ इस तरीके से ली। अच्छा, सरफेस को मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। सरफेस मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। ये मैंने सरफेस बना दी। ये एक क्या है, सर्कल है। ये क्या है, एक सर्कल। सर्कल किसके अंदर है, वाई एक्सिस में।
इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, सर्कल किस में है, वाई एक्सिस में, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब ये आपको जो सरफेस दिखाई दे रही है, सरफेस जो आपको दिखाई दे रही है, इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, ठीक इसके परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या किया, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर आपको एरिया वेक्टर दे दिया। सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर क्या है, इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, मतलब एंगल थीटा कितना है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, और क्या है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, बिकॉज सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर, तो सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, इसके पैरेलल आ जाएगा, बिकॉज वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ गया। देखो सरफेस क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, सरफेस का एरिया, तो जो एरिया ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इसी के डायरेक्शन में आ चुका है। इतनी बात समझ में। अब यहां से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, आप लिखोगे ई और साथ में एरिया ए, साथ में क्या लिखोगे, कोस थीटा कितना है, 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू बताओ तो कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आप लिखोगे यहां से फाई ई इक्वल टू ई ए, साथ में आप इसको प्लस लगा दो। प्लस क्यों लगाना है, रीजन बताता हूं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्शन में हो, साथ में हो, एक ही तरफ हो, तो आपको इसको प्लस लगाना है। और ये प्लस का मतलब क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिर आपको क्या करना है, केस नंबर 2 लेना है, केस नंबर 2 लेना है। केस नंबर 2 है, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आपने तो केस नंबर 1 ही लिख दिया, 2 लिखो, आप अलग लिखो। ये भी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर भी सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कुछ समझ में नहीं है, बताते हैं क्या होता है, बताते हैं मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि इस बार अगर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना हो, 180 डिग्री, यहां पर कितना है, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है, ये 0 डिग्री और ये कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, मैंने ये इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ठीक परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, इस सरफेस को रख दिया, मैंने क्या किया, इस सरफेस को रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये क्या है, सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इसका एरिया वेक्टर, ये क्या है, एरिया वेक्टर, ये सर्कल की सरफेस है, ठीक है, सर्कल की सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर, ये देखो मैंने इस तरह से बना रखा। लेकिन सर्कल क्या होती है, एक 2D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, 2D स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसके लिए जो एरिया वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर होता है। तो सर इसमें नई बात क्या बता रहे हो, आपने बताई थी, हमने अप्लाई भी कर दी, देखो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हमने बना दिया। मैंने आपको एक अलग बात बताई थी 2D सरफेस के लिए, कि 2D सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ये एक साइड नहीं होता, दोनों साइड ही हो सकता है, सरफेस के इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो एरिया वेक्टर इस तरफ भी तो हो सकता है, इस तरफ भी तो हो सकता है। तो देखो एक बार मैंने एरिया वेक्टर इस तरफ बनाया, दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर इस तरफ बना रहा हूँ, इस तरफ मैंने एरिया वेक्टर बना दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर उस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री एंगल है दोनों के ही बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब आप लिखोगे फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए कोस 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, -1 होती है। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, यहां से मिटाता हूं इसको। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, यहां से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला, -E ए, -E ए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से मिलेगा, -E ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इनका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले केस नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं, केस नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं। केस नंबर 3 है सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो, उसके साथ में हो, जैसे ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और इस बार मैंने सरफेस को भी इसी तरफ रख दिया,
जिस डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी तरह से मैंने क्या कर रखा है, ऐसे फ्लैट मैंने क्या कर रखा है, इस सर्कल को रख रखा है। इसी तरीके से मैंने इसे सर्कल को रख रखा है। और सर्कल का एरिया वेक्टर कैसे होता है, एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर, दोनों के ही परपेंडिकुलर। ये हो गया एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। नीचे की तरफ भी हो सकता है, 2D सरफेस है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों तरफ हो सकता है इसका एरिया वेक्टर। अब देखो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री। एंगल कितना है, 90 डिग्री है। थीटा बिटवीन, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर कितना है, इस बार है 90 डिग्री। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बार कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा इस बार, ई ए कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहां से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको यहां से मिला 0। मतलब अगर मैंने किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने सरफेस को पैरेलल रख दिया, या फिर यूं कह दूं किसी सरफेस के पैरेलल अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करा दिया, तो उससे जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। इसलिए तो आपको डेफिनेशन याद आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर पास करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां पर देखो, यहां पर ये सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। यहां पर देखो, यहाँ पे ये सरफेस के पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस है, इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है। तो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसमें से होकर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। अगर सरफेस में से होकर नहीं जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर क्या होगा, कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा। तो ये तीनों केस मैंने आपको समझा दिए हैं। और ये जो आपको फ्लक्स मिला है पॉजिटिव, इसका मतलब होता है आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब होता है आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाहर की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब समझाता हूं, नेगेटिव का मतलब होता है इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अंदर की तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फाई 0 का मतलब तो 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन ही नहीं रहा है। जो सरफेस है उसके साथ में ही जा रहा है इलेक्ट्रिक, उसके परपेंडिकुलर नहीं, उसके पैरेलल ही जा रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको समझ में। अब इनकमिंग आउटगोइंग का मतलब ये होता है कि ये सरफेस है, सरफेस में से देखो बाहर की तरफ निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने पास सरफेस है, सरफेस इस तरह से है, इससे बाहर की तरफ निकलता हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक साथ हो, एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस में से बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ जाता हुआ आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। यहां पर देखो सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, इस तरफ है, सरफेस मान लो क्या है, इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस तरफ आ रहा है, मतलब सरफेस के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां पर नेगेटिव बोलेंगे, इनकमिंग बोलेंगे। तो अगर सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, दोनों एक ही तरफ है, तो क्या है, आउटगोइंग फ्लक्स। अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स कैसा है, इनकमिंग। और अगर दोनों के बीच में एंगल, सरफेस के बीच में, सरफेस का एरिया वेक्टर नहीं, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अगर सरफेस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, उसके पैरेलल ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो फ्लक्स कितना है, 0। तीनों बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपके दिमाग में चली गई होगी। बढ़े आगे, ठीक है, बढ़े आगे। अब हम इसके ऊपर कुछ 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक, फिर हम थोड़े मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मुश्किल होते नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपने देखे ना हो बस। हाँ, जो ड्रॉपर है उन्होंने तो देखे ही है, इस चैप्टर में वही कराने होते हैं। जो नए बच्चे हैं उन्होंने तो शायद ही कभी देखे होंगे। चलो, अब सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि ये मैंने एक सर्कुलर सरफेस बना ली, ये सरफेस का है एरिया वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, सरफेस ही है, ये सरफेस की एक्सिस है, ये सरफेस की क्या है, एक्सिस। और इस तरह से करके क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। इस तरह से करके क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ये कितना है 30 डिग्री का एंगल है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री का। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई कैलकुलेट करना है, बताओ कितना आएगा। 20 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं इस तरफ आ गया हूं। अब आप बताओ क्या आएगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्या वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, बताओ। एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये क्या है, ये एक्सिस है इस सर्कल की, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल के क्या है, परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है। ये सर्कल की एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है। हमें क्या करना होता है फ्लक्स के फॉर्मूला के अंदर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बताना होता है। ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल बताना है, ये नहीं बताना। क्वेश्चन के अंदर ये कंफ्यूजन किया, ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से क्वेश्चन गलत करते हैं। ये तो देखो सरफेस है, सरफेस के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री। हमें सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया है ना सरफेस का, उसके साथ में एंगल बताना होता है। तो ये बताओ कितना होगा। देखो पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। पूरा एंगल अगर 90 का है, जिनमें से 30 अगर ये है, तो इस एरिया वेक्टर के साथ में कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री। अब आप नॉर्मल लगा लो, ई ए कोस 60, ई ए कोस 60, तो फाई अपने पास कितना हो गया, ई ए कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आप यहां पर लिख दो ई ए डिवाइडेड बाई 2, बस बस आपको मिल गया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन, इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन, समझ में आ गया। एक और मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन दो, बहुत आसान है, कुछ इसके अंदर मुश्किल है नहीं। इस टाइप का तो क्वेश्चन नहीं दूंगा, एक नए टाइप का ही मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं अब। चलो एक काम करते हैं, एक और प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। ये मैंने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाई, ये मैंने एक काम करते हैं, थोड़ा इसको अलग लेते हैं, थोड़ा सा और अलग लेते हैं। एक मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाई इस तरह से करके, एक मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई है, ठीक है। एक मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर की क्या है, एक्सिस है। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर की क्या है, एक्सिस है। ये इसकी एक्सिस है, इसके साथ में ये क्या है, सर्कुलर स्ट्रक्चर की जो सरफेस है इसकी क्या है, एक्सिस है। मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इस एक्सिस के साथ में ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलो इस पर 60 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं। 60 डिग्री एंगल बना रहा है, आपको फ्लक्स बताना है फाई ई कितना आएगा, फाई ई कितना आएगा। क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देता हूँ, थोड़ा सा आसान बना देता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी एक्सिस है, ये क्या है अपने पास, सरफेस है। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इसका एरिया वेक्टर। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर है, ये क्या है, एरिया वेक्टर है। और आसान बनाओ क्वेश्चन को, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, टोटल एंगल 90 होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, ये सरफेस है, इसके ठीक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो ये पूरा एंगल होगा 90, जिनमें से 60 ये हो गया, तो बचा ये कितना, 30 डिग्री। अब देख लो एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 30। आंसर निकाल लो, बताओ कितना आएगा आंसर। आंसर आएगा फाई ई इक्वल टू ई ए कोस 30 डिग्री। और कोस 30 की वैल्यू आप देखो, अगर आपको नहीं आती है तो फिर तो यार गलत बात है ना। आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख लो, आपको सारी बातें पता चल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक सारे सब कुछ आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नहीं आते समझ में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आते। बट मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ स्टेज पर आने के बाद आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो अभी भी अगर आप इसको स्किप करते जा रहे हो, आगे बढ़ाते जा रहे हो कि चलो इसको तो मैं देख लूंगा, तो फिर वो दोस्त गलत बात होती है। बेसिक आप अपने क्लियर करो, फिर आप इन चैप्टर में जंप करो, फिर आपके नंबर कोई भी नहीं रोक पाएगा। हाँ अगर आपको बेसिक नहीं आते हैं, डायरेक्ट आप इन चैप्टर में जंप कर रहे हो, फिर तो आपको इजीएस्ट क्वेश्चन भी मुश्किल लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, ई ए √3/2। ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं था। नहीं था ना, हाँ सर नहीं था। चलो बढ़े आगे, कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया, एक और क्वेश्चन देता हूं। 2D सरफेस के तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कई सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम 3D सरफेस के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहां पर मैं एक क्यूब बना रहा हूं, 3D सरफेस तो कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई एक स्फीयर हो गया 3D, साथ में कोई सिलेंडर हो गया, या फिर कोई क्यूब हो गया। सबसे पहले हम एक क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, एक क्यूब का एग्जांपल सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं। ये मैंने यहां पर एक क्यूब बना लिया है, ठीक है। अब क्यूब के अंदर कई सारी फेसेस होती है, जैसे एक फेस ये हो गई, एक फेस ये हो गई, एक फेस ये हो गई।
एक फेस ये भी है, साथ में कई एक फेस ये भी है, और दो फेस कहां पर होती है, एक तो इस प्लेन के अंदर की तरफ, दूसरी बाहर की तरफ, एक इस क्यूब के अंदर की तरफ, दूसरी बाहर की तरफ, दो फेस वो भी हो जाती है, टोटल 6 फेसेस होती है। और इनके लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसे होता है, सरफेस के आउटवर्ड्स वाला परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, वो भी सिर्फ आउटवर्ड्स वाला, वो भी सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड्स वाला। ये हो गया एरिया वेक्टर, यहां पर ये हो गया एरिया वेक्टर, और इस सरफेस के लिए, इस फेस के लिए क्या हो गया, एरिया वेक्टर ये हो गया, ठीक। और यहाँ पर दो फेस और होगी, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जो फेस होगी उसके लिए क्या होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इस पर इस तरफ हो गया, ठीक है। और जो अंदर की तरफ होगी फेस, उसके लिए क्या होगा, उसके बाहर की तरफ, मतलब उस तरफ हो गया एरिया वेक्टर, उस तरफ हो गया एरिया वेक्टर। एक काम करता हूं, मैं इनको लेबलिंग भी कर देता हूं, मैं इनको एक एक नाम भी दे देता हूं। इसको मैंने बोला सरफेस नंबर 1, इसको मैंने बोला सरफेस नंबर 1, ये है सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3, ये सरफेस नंबर 4, साथ में इसको मैंने बोला सरफेस नंबर 5, और ये क्या है, सरफेस नंबर 6। ये 6 फेसेस है, 6 फेस होती है एक क्यूब के अंदर। अब मैं इस क्यूब को क्या कर रहा हूं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस फ्लक्स, ये इस क्यूब में से होकर जाएगी, ये सरफेस में से होकर जाएगी, और क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी। किसी सरफेस में से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस क्यूब में से, इसकी सरफेस में से ये क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। तो आपको क्या करना है, फाई, यानी जो अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस आपको कैलकुलेट करना है, ईच फेस, हर एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, एक तो आपको ये कैलकुलेट करना है। और फाई थ्रू टोटल क्यूब, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आप कर दो तो सही है, एक भी क्वेश्चन आप कर दो। जो नए स्टूडेंट है उनको ट्राई करना, और जो ड्रॉपर है उनको तो मस्ट है, उनको तो ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने लास्ट ईयर चीजें पढ़ी है, नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, मैं आपको सब समझा दूंगा। चलो स्टार्ट करें, ठीक। अब ध्यान से देखो, हर एक सरफेस को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले मैं सरफेस नंबर 1 ले रहा हूं, सरफेस नंबर 1, ये रही सरफेस नंबर 1, जो कि इस तरह से है, इस तरह से करके है ये सरफेस, ठीक है। इसके लिए एरिया वेक्टर है इस तरफ, एरिया वेक्टर है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो आपको फ्लक्स कितना मिलेगा, फाई 1 लिख दो, या फिर फाई 1 लिख दो आप इसको, मतलब ये जो आपको फर्स्ट सरफेस मिली है, पहली फेस, इसका आपको फ्लक्स निकालना है, ये कितना हो जाएगा। आपने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ए, साथ में आपने लिखा कोस 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपने लिखा यहां से फाई 1 आपको कितना मिला, E1 मिला। दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो आपने लिखा प्लस ई ए, प्लस ई ए आपको क्या मिल गया, इसका फ्लक्स मिल गया। और प्लस का मतलब क्या है, ये है आउटगोइंग, बाहर की तरफ जाता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सरफेस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, सरफेस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ये रही सरफेस नंबर 2। सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तो आपको मिलेगा फाई 2 दूसरी सरफेस के लिए ई ए कोस 180, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। आपको मिल गया माइनस ई ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और माइनस का मतलब ये क्या है, इनकमिंग। ये ऐसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि सरफेस के अंदर की तरफ आ रहा है, और ये ऐसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई 1 जो सरफेस से बाहर की तरफ जा रहा है, आउटगोइंग है। फाई 1 और फाई 2 दोनों आपको समझ में आ गए, ठीक है सर, दोनों समझ में आगे। अब सरफेस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। सरफेस नंबर 3 फाई 3, या फिर जो क्या है, सरफेस टॉप वाली सरफेस है, सबसे ऊपर वाली टॉप जो सरफेस है उसके बारे में बात करते हैं। ये हो गई टॉप सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। आपको फाई 3 कितना मिलेगा, ई ए कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब फाई 3 कितना है, 0। फाई 3 कितना हो गया, 0। सरफेस नंबर 4, ये नीचे वाली सरफेस है, ये रही सरफेस नंबर 4, इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर, ये नीचे वाली सरफेस, और ये इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। यहां पर आपको फाई 4 भी कितना मिलेगा, 0। फाई 4 कितना हो गया, 0। ये क्या है, बॉटम वाला फेस है, बॉटम वाले फेस की ये हालत है, इसके लिए भी फ्लक्स कितना है, 0।
फिर हम सरफेस नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि अंदर की तरफ है, इस बोर्ड के अंदर की तरफ है। ठीक है, ये एक सरफेस हमने बना ली, ये सरफेस भी मान लो किस तरह से, इस तरह से करके ही है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, एरिया वेक्टर इसके अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ आप अज्यूम करो, अंदर की तरफ। ठीक है, इस बोर्ड के अंदर की तरफ है, 3D में अज्यूम करो, ये इस तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपको फ्लक्स कितना मिल जाएगा, 5 इक्वल टू 0। एंगल 90 डिग्री तो फ्लक्स 0। और सरफेस नंबर 6 के केस में भी यही होगा, सरफेस नंबर 6 के केस में भी यही होगा। एरिया वेक्टर जो है इसका वो इस तरफ हो गया, बाहर की तरफ आते हुए। 3D में अज्यूम करो, बाहर की तरफ आते हुए इसका क्या है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इसका भी फ्लक्स आपको सरफेस नंबर 6 का भी कितना मिल गया, 0। इसका भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिल गया, 0। मतलब 6 में से 4 जो सरफेस है उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0। एक का है प्लस ई ए और दूसरे का क्या है, माइनस ई ए। जब आप सबको ऐड करोगे, आपने हर एक सरफेस का, हर एक फेस का तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, पहले आप इसको नोट डाउन करो। फिर जब आप सबको ऐड करोगे, फाइव टोटल कैलकुलेट करोगे, तो आपको सबको साथ में ऐड करना होगा, सबको ऐड करना होगा। चलो ऐड करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। 5 टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 5 4 5 5 प्लस 5 6। इनमें से ये जो 3 4 5 6 है, ये सब तो कितने हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0। 5 2 कितना है, माइनस ई ए, और 5 1 कितना है, प्लस ई ए, प्लस और माइनस आखिरकार एक दूसरे से क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। दोनों इक्वल है, फ्लक्स ये भी ई ए है और ये भी कितना है, ई ए, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। मतलब आपको 5 टोटल कितना मिलेगा, 0। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आपने इंडिविजुअल भी क्या कर लिया, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और टोटल भी इस क्यूब के लिए क्या कर लिया, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। और यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है, जिसको आप नोट लगाकर लिखो, नोट लगाकर लिखो। व्हेन अ क्लोज्ड surface when a closed surface is placed in uniform electric field, then total electric flux is 0। जब हम किसी क्लोज्ड सरफेस को, किसी भी क्लोज्ड सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ये एक आपको नई थ्योरम पता चली, ये आपको एक नई थ्योरम पता चली है। अब जैसे मैंने ये क्यूब लिया, ये क्लोज सरफेस है, 3D क्लोज 3D सरफेस है। अब इसके लिए क्या हुआ, हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, टोटल फ्लक्स कितना है, 0। लेकिन इंडिविजुअल फ्लक्स तो है, देख लो, ये इनकमिंग है, ये आउट, ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग एक दूसरे के इक्वल होंगे, ऑपोजिट होंगे, क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों के दोनों इनकमिंग आउटगोइंग एक दूसरे के इक्वल है, कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। यहां से आपको एक और थ्योरम पता चली कि जो फ्लक्स इनकमिंग है वो इक्वल होगा फ्लक्स आउटगोइंग के, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी आपको एक नई थ्योरम पता चल गई, इसको आप नोट करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिखो इसको, ठीक है, बढ़े आगे, मिटा दो इसको, चलो मिटा दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है, ये यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक 3D सरफेस को रख दिया, एक 3D स्ट्रक्चर को रख दिया। ये देखो 3D है, 3D सरफेस है, 3D सरफेस है, ये एक 3D सरफेस है। ठीक है, ये इसका कर्व्ड पोर्शन है, कर्व की शेप का कर्व। और ये कैसा है, ये सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर शेप। और ये कैसा है, कर्व शेप का है। आपको निकालना है फाई टोटल आपको कैलकुलेट करना है, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे।
बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा आंसर इसका, करे कैलकुलेट। ठीक है, आपको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, यहां पर आपको दो सरफेस दिखाई दे रही है, एक तो ये सर्कुलर और एक ये क्या है, कर्व्ड सरफेस। हर एक सरफेस के लिए, हर एक 3D सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये अगर सर्कल है तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ क्या आ गया, एरिया वेक्टर। ठीक है, ये कर्व शेप है तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ आ गया एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर। ये इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहां से फाई टोटल क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे फाई ड्यू टू सर्कल, सर्कल प्लस साथ में आप क्या लिखोगे, ये दूसरी शेप जो कि क्या है, फाई ड्यू टू कर्व, फाई ड्यू टू कर्व। तो एक तो फ्लक्स किसकी वजह से, कर्व की वजह से, एक किसकी वजह से, सर्कल की वजह से। दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, आपको इस पूरे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसकी वजह से आपको टोटल फ्लक्स देखने को मिल जाएगा। टोटल फ्लक्स हमने क्या किया, एक क्लोज स्ट्रक्चर को, एक क्लोज 3D स्ट्रक्चर को हमने किस में रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। टोटल जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो। इसके लिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स मैंने लिखा जीरो, थ्योरम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। यहां से फाई सर्कल, सर्कल का बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सर्कल का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हमने ई, साथ में हमने लिखा ये एरिया, एरिया कितना होगा एक सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। एंगल बताओ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया उस तरफ है, एंगल है 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री, कोस 180 की वैल्यू कितनी, -1, तो आपको मिल जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको देखने को मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसकी जगह लिखो माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस साथ में आपको लिखना फाई कर्व, बिकॉज इसका आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता नहीं है। टोटल फ्लक्स तो आपको पता है कि जीरो है, आपको यहां पर कैलकुलेट करना फाई ड्यू टू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। यहां से आपको इस तरफ भेजो इसको, यहां से आपको फाई ड्यू टू कर्व सरफेस के लिए मिल जाएगा, कर्व सरफेस के लिए मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, फाई कर्व इक्वल टू, फाई कर्व इक्वल टू, इसको आप इस तरफ रखो, इसको इधर भेज दो, ये कितना हो गया, प्लस का हो गया ई पाई आर स्क्वायर। ये आपको कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स मिल गया, यहां से आपको कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स मिल चुका है। तो आपको मैंने दो थ्योरम बताई है कि अगर क्लोज सरफेस को हम रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके लिए नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अब इस थ्योरम ने देखो यहां पर मदद की, अगर हमें नहीं पता होता कि टोटल फ्लक्स जीरो होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करते कर्व सरफेस का फ्लक्स। दूसरी चीज कौन मदद करेगा, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, कैसे मदद करेगा अभी करते हैं क्वेश्चन, ये भी मदद करेगा हमारी, कैसे मदद करेगा अभी देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूं, एक सिलेंडर को रख रहा हूं, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मैंने यहां पर रखी हुई है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर ये जो ऊपर वाले ये जो साइड होते हैं ये क्या होती है, ये सर्कुलर शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप की ये सरफेसेस, ये सर्कुलर शेप की स्ट्रक्चर है। और ये जो है आपके पास सर्कल, इनके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, इनके ठीक परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इनके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ हो जाएगा। ठीक, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये जो स्ट्रक्चर बीच में, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस, कर्व के शेप की। ये कैसी है, सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर, सर्कुलर सरफेस, और ये भी कैसी है, सर्कुलर है, सर्कुलर सरफेस। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि इस पूरे सिलेंडर के लिए हम फाई टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। ये जो कर्व सरफेस है इसके लिए बता देता हूं, इसका जो एरिया वेक्टर है ये क्या होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ होगा, नीचे की तरफ भी क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। तो आप लिखोगे फाई टोटल इक्वल टू वन सर्कुलर सरफेस, फाई सर्कल, फाई सर्कल सरफेस प्लस फाई दूसरे वाले सर्कुलर सरफेस, सरफेस प्लस आप क्या लिखोगे, फाई ड्यू टू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा इस सिलेंडर की वजह से।
अब एक मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपको सिलेंडर दिखाई देता है ये एक 3D स्ट्रक्चर होती है? हाँ सर 3D स्ट्रक्चर तो होती है सिलेंडर, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि स्फीयर होता है, क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, ये तीनों क्या होती है 3D सरफेस। 3D क्लोज सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है मैंने, इसके लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। थ्योरम मैंने अभी अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, थ्योरम का यूज करोगे आंसर आपको मिलेगा। सर्कल का कितना होता है? सर्कल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और क्या है एरिया वेक्टर भी इस तरफ, दोनों इस तरफ, तो आप लिखोगे ई ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, प्लस आप दूसरी सर्कुलर स्ट्रक्चर लिखोगे ई ए कोस 0 डिग्री नहीं होगा, इस पर 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो आप लिखोगे कोस 180 डिग्री, प्लस आप लिखोगे फाई कर्व, कर्व सरफेस का हमें फ्लक्स निकालना नहीं आता है, तो ई ए कोस 0 ये कितना हो गया? ई ए हो गया, ये ई ए कितना है? कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ पर ये सर्कल के एरिया लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखने की जरूरत है नहीं। ई ए कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? ई ए होगी, प्लस में ई ए कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? माइनस ई ए हो जाएगी, ई ए साथ में कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, -1 को जब आप साथ में लिखोगे तो ये माइनस ई ए हो जाएगी, प्लस में आपको कितना मिलेगा? फाई कर्व मिलेगा, फाई कर्व आपको मिल जाएगा। ई ए माइनस ई ए इक्वल टू कितना होगा? 0, पहले से 0 यहाँ पर पड़ा ही है, इक्वल टू ई ए माइनस ई ए, एक दूसरे को कट कर देंगे आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर 0, प्लस में ये क्या है? फाई कर्व, फाई कर्व, मतलब यहाँ से आपको कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है ये भी कितना मिल जाएगा? 0 ही मिल जाएगा। फाई कर्व कितना आ गया? 0 ही आ गया, मतलब यहाँ पर टोटल फ्लक्स भी कितना है? 0 है, और कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स भी कितना है? 0 है, कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है वो भी कितना है? 0 है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ना तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग वाला जो फॉर्मूला है वो भी सही हो रहा है, ये जो मैंने आपको थ्योरम बताई है ये भी यहाँ पर सही हो रहा है, ध्यान से देखो। कर्व्ड का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 0 है, इनकमिंग बताओ कितनी है? माइनस ई है ना, इस तरफ, ये इस तरफ है, ये देख लो, ये इनकमिंग अंदर की तरफ आ रही है। मैंने आपको क्या बोला था? इनकमिंग फ्लक्स तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो? 180 डिग्री। आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही तरफ हो, ये भी कितना है? ये दोनों इक्वल है, दोनों ही क्या है? इक्वल है, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग भी यहाँ पर सही हो रहा है। तो आपको यहाँ से पता चला कि इस जो पूरा एक आपको सिलेंडर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्लोज सरफेस है, इसको मैंने क्या किया? क्लोज 3D सरफेस को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके लिए टोटल फ्लक्स भी 0 है और कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है वो भी कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? ये सारे के सारे पॉपुलर क्वेश्चन है, सब के सब फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कभी ना कभी। बढ़िया आगे चलो, अब आगे हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक हम वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन करते हैं, वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन करते हैं, और इसके लिए मुझे अपनी क्वेश्चन वाली कॉपी लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज कई बार याद रहती नहीं है, क्वेश्चन की कई बार लैंग्वेज याद रहती नहीं है, इसके लिए हमें क्वेश्चन वाली कॉपी की भी साथ में जरूरत पड़ती है। हाँ, क्वेश्चन अपना कुछ इस तरह से है, ये रहा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप प्लस 3j कैप in a region of space, in a region of space through an area 1 meter square lying in YZ प्लेन, YZ प्लेन। यहां पर आपको कैलकुलेट करना है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, इसकी वजह से आपको स्पेस के अंदर क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एरिया भी आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे रहा है, ये भी आपको दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i कैप प्लस 3j कैप, और एरिया कितना है? ए वेक्टर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। एरिया किस में है? एरिया है या फिर जो सरफेस है ये किस में है? YZ प्लेन है, YZ प्लेन है। तो यहां से जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। प्लेन अगर YZ है तो उसके ठीक परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस में क्या होगा?
एरिया वेक्टर होगा, एक्स एक्सिस में होगा। मतलब इसके साथ में मैं क्या लगाऊंगा, आई कैप लगा दूंगा, आई कैप लगा दूंगा। और अब हमें अगर फाई इलेक्ट्रिक निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, कितना होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वेक्टर फॉर्म का केस चल रहा है तो हमने भी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। जब हम डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो जो हमें दिखाई दे रहा है, जो डायरेक्शन वाले दिखाई दे रहे हैं, उनको साथ साथ में लिखा जाता है। जैसे ये आई कैप वाला है, इसको मल्टीप्लाई आई के साथ में करोगे, जो जे वाला है उसे जे के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। समझ में इतनी बात, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। नहीं आया समझ में तो बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। डॉट आपने लिखा 1 मीटर स्क्वायर, मतलब इसके लिए आपने 1 आई कैप ही लिख दिया। एक्स एक्सिस में तो हमने आई कैप लिख दिया। आई कैप वाला सिर्फ और सिर्फ आई कैप वाले के साथ में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड हुए 1, ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये कितना आ गया, 2 आ गया। और साथ में ये क्या है, इसके साथ में आई कैप जे कैप ये बाद में नहीं लिखा जाता, बाद में इनका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये कुछ भी नहीं लिखा जाता है। आपको मिल गया फाई इक्वल टू 2। साथ में आपको ये जो जे कैप है इसके लिए क्या करना है, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर कुछ है जे में, कुछ भी नहीं है, तो साथ में आप लिख दो इसको 0। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिल गया, 2 मिल गया। 2 आपको यहाँ से ये मिल गया। अच्छा, इसकी यूनिट भी साथ में लिखनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम। साथ में एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो आप इसकी यूनिट लिखोगे न्यूटन पर कूलम, साथ में मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अच्छा, हमने इसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं लिखी ना, हमने यूनिट और डायमेंशन तो देखी नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो भी देख लेते हैं एक बार। पहले बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आ गया बढ़िया से समझ में पूरा क्वेश्चन, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़े, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहीं पर साथ में मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, डायमेंशन, ये सब भी बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। या फिर आप इसको और क्या लिखते हो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, यूनिट कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम, ये आपको इसकी यूनिट मिलेगी। डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे, डायमेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। न्यूटन जो है ये फोर्स का होता है यूनिट, इसके लिए आप क्या लिखोगे, डायमेंशन m1 l1 टी की पावर -2, टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय कूलम की क्या होती है, a1 t1, साथ में मीटर स्क्वायर है, इसके आप लिख दो l2। यहां से आपको ये मिला m1 l, ये यहाँ पर 1 है, ये 2 हो गया, तो l की पावर 3, साथ में t की पावर -2 डिवाइडेड बाय a1 t1। जब आप इसको ऊपर लेकर आओगे तो इनके साथ में माइनस लग जाएगा, मतलब m1 l3 t -2, एक तो ये पड़ा है। जब ये नीचे वाले टर्म ऊपर आएगी तो ये कितने बन जाएगी, a -1 और t -1। यहां से आपको ये मिला m1 l3 t की पावर -2 पहले से पड़ा है, -1 ये रहा, तो ये बन जाएगा t की पावर -3 और साथ में a की पावर -1। ये आपको डायमेंशन मिलेगी किसकी, ये आपको डायमेंशन मिलेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। डायमेंशन क्या हो गई, m1 l3 t -3 a -1। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बात को भी आप ध्यान रखना, ये बात को भी आप ध्यान रखना। आगे इतनी बातें समझ में, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इस बार मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल ले रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है ई नोट एक्स आई कैप, ई नोट एक्स आई कैप, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस में है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा। ये आपको इस तरह से करके, मैंने यहाँ पर एक क्यूब ले रखा है, ये क्या ले रखा है, मैंने एक क्यूब ले रखा है, ये मैंने एक क्यूब ले रखा है, ये मैंने यहाँ पर एक क्यूब ले रखा है। ये एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर क्या होगी, 6 फेसेस होगी, 6 फेस होगी। फेस नंबर 2, ये फेस नंबर 3, ये फेस नंबर क्या है 4, 5 और 6 क्या होगी, एक इसके अंदर की तरफ, एक इसके बाहर की तरफ। इस तरह से करके क्या होगी फेस। ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। आपको क्या करना है, आपको हर एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्यूब की वजह से। जो सवाल मैंने अभी आपको 2-3 सवाल पहले दिया था, 2-3 क्वेश्चन पहले, वैसा ही है, बस इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है।
और ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है इसकी हर एक साइड कितनी है, ए है। हर एक साइड कितनी है, ए है। इस क्या ना बोलते हैं जिसको, इस क्यूब की हर एक साइड कितनी है, ए है। आपको क्या करना है, हर एक फेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ईच फेस के लिए। एक काम करता हूं, इसको मैं बोल देता हूं फेस 1, ये 2, ये फिर से 3, ये 4, अंदर की तरफ जो सरफेस होगी वो 5 और बाहर की तरफ जो है वो 6, दो दूसरी सरफेस पे होती है। ठीक, तो हमें इतनी बात पता है कि जो सरफेस 3 है, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, ये सब के सब क्या होने हैं, 0। इतनी बात तो कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? बिकॉज इन सब के लिए आप देखोगे तो सरफेस होगी कुछ इस तरीके से, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इनका एरिया, सरफेस के परपेंडिकुलर इनका एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंगल अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ये 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6 इन सब के केस में होने वाला है। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये 5 नंबर 6 है, ये 5 नंबर 3 है, सॉरी ये 5 नंबर मैंने कितना बताया आपको, 5 बता दिया। ये जो 4 है, 4 बता दिया। 4 के लिए इलेक्ट्रिक इस तरह से करके क्या है, एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, कितना है एंगल दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ये केस मैंने आपको यहां पर बताया। 5 3 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होगा, 0। 5 5 के केस में भी ये होने वाला है, अंदर की तरफ होगा उसका एरिया वेक्टर, अंदर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस केस नंबर 6 के केस में क्या होगा, बाहर की तरफ होगा इसका इसका एरिया वेक्टर, और साइड में होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको फ्लक्स कितना मिलना है, 0 ही मिलना है। केस नंबर 3 4 5 6 इन सब के केस में क्या मिलेगा आपको, फ्लक्स 0 ही मिलेगा। फेस नंबर 1 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। फेस नंबर 1 के लिए एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो आपको यहां से ई ए कोस 0 डिग्री मिला, कोस 0 डिग्री। तो फाई 1 कितना हो गया, ई साथ में एरिया वेक्टर ए, ई ए। ई की जगह हम क्या लिखेंगे, ई की जगह हम लिखेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट एक्स, ई नोट एक्स। साथ में यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यहाँ पर ध्यान से देखो, क्यूब का एरिया आपको नहीं लेना, क्यूब के अंदर हर एक फेस कैसी है, एक स्क्वायर की तरह, आपको स्क्वायर का एरिया लेना होगा, आपको स्क्वायर का एरिया लेना होगा। देख लो हर एक फेस एक स्क्वायर की तरह है, इस तरह से करके एक स्क्वायर है हर एक फेस, ये क्या एक स्क्वायर है, इसका एरिया आपको लेना है, जो कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो ए नोट एक्स साथ में आप लिखो ए स्क्वायर, साथ में आप लिखो ए का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स कितना होगा, एक्स की वैल्यू बताओ कितना होगा, एक्स एक्सिस में बताओ हम कितने आगे चलेंगे, हम इस फेस तक पहुंचे, हम ए आगे चले। देख लो इस क्यूब की एक साइड कितनी है, ए, तो हम आगे ए चले, इस एक फेस को हमने पार किया तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे। तो हम जब ए डिस्टेंस चले तब हम फेस नंबर 1 तक पहुंचे। तो आपको एक्स की जगह वैल्यू कितनी लिखनी होगी, ए लिखा डॉट ए का स्क्वायर लिखा। तो आपको फाई 1 कितना मिल गया, ई नोट ए का स्क्वायर पहले से पड़ा, एक ये हो गया। साथ में आपको यहाँ पर कितना मिल गया, फाई 1 आपको ए ई नोट ए क्यूब मिल गया, ई नोट ए क्यूब आपको यहाँ पर मिल गया। फाई 2 के बारे में बताओ, फाई 2 मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, एरिया वेक्टर है इस तरफ, एरिया वेक्टर है इस तरफ। फाई 2 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, साथ में एरिया वेक्टर ए कोस 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आप लिखोगे माइनस, अब आप ई की वैल्यू लिखो कितनी है, ई नोट एक्स, साथ में एरिया आप कितना लिखोगे, ए का स्क्वायर, बिकॉज आपको यहाँ पर पूरे क्यूब का ना लिखकर एक स्क्वायर का एरिया लिखना होता है, बिकॉज हर एक फेस क्या होती है, एक स्क्वायर के शेप की होती है। यहां पर अब आप एक्स की वैल्यू पुट करो। फेस नंबर 2 बताओ कहां पर है, एकदम इसके ओरिजिन पॉइंट पर है, जहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, एक्स में कहां पर है, 0 पर। तो आप ई नोट 0 साथ ई नोट 0 लिखो, साथ में ए का स्क्वायर करो। किसी भी चीज को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 0। तो यहां से फाई 2 कितना आ गया, 0। फाई 2 कितना आ गया, 0 आ गया। फाई 2 3 4 5 6 सारे के सारे कितने हैं, 0। सिर्फ और सिर्फ फाई 1 की वैल्यू मिली है, जो कि कितनी है, ई नोट ए। मतलब इस बार जब हमने एक क्लोज्ड सरफेस को यूनिफॉर्म में नहीं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो फाई नेट 0 नहीं है, फाई टोटल कितना आ जाएगा, ई नोट ए क्यूब, ई नोट ए क्यूब फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फाई टोटल मतलब टोटल फ्लक्स इज नॉट 0, 0 नहीं होगा। समझ में आ गया, बस इतना ही सब कुछ मुझे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ाना था।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गाउस थ्योरम पढ़ेंगे और उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट मैं आपको 20 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराई दूंगा। वो गाउस लॉ का सबसे बेस्ट लेक्चर रहने वाला है। अब ये चैप्टर अपना एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।